हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन सी बातें पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर चार हमारी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। सबसे पहले पीएमआर स्पेक्ट्रम होता क्या है, दूसरा किसी भी सिग्नल का ओरिजिन होता कैसे है, तीसरा अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स प्राप्त हो रहे हैं तो उससे आप क्या समझते हैं, और चौथा हम लास्ट में डिस्कस करेंगे भी इसके लिए ग्राफ। तो बेसिकली अगर बात की जाए पीएमआर स्पेक्ट्रम, अब इस लेक्चर को काफ़ी स्टूडेंट हल्के में लेते हैं और डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि सर आप ये बता दीजिए कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें प्राप्त होंगे, ओरिजिन क्या है वो उसके ऊपर नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, ये टॉपिक अगर आपको नहीं आता तो आप उसको कर तो लोगे, रट तो लोगे, लेकिन वो हुआ कैसे उसको आप नहीं समझ पाओगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इस लेक्चर के अंदर जल्दी से जल्दी थोड़े टाइम के अंदर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों, अनपढ़ता का दुख से भारा शिक्षा लेरी गेल गुजारा, शिक्षित कर लो गुण बासारा, मन में लो इबदार मित्रों, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। जैसे कि हेडिंग मैंने डाली है पीएमआर स्पेक्ट्रम, ओरिजिन ऑफ सिग्नल। ओरिजिन का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज कहां से जनरेट हो रही है, उसका सेंटर कैसा है, मतलब सेंटर कैसा का मतलब क्या है, सेंटर क्या है, क्यों वो वहां से निकली है, दैट इज आवर ओरिजिन ऑफ सिग्नल। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको आई थिंक 3 या 4 लेक्चर एनएमआर के आ चुके हैं और आपके कंटिन्यूस लेक्चर अब एनएमआर के आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये लेक्चर देखने से पहले, अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन लेक्चर्स को पहले देख लें और वो देखने के बाद वापस से यहाँ पे आए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ओरिजिन ऑफ सिग्नल कि कोई भी सिग्नल हमें मिलता क्यों है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप के प्रोटॉन होते हैं। जैसे CH3 है, CH2 है, फिर मान लिया CH है, तो ये जो CH3 इसके साथ जो CH2 है और ये जो CH2 इसके साथ इस साइड CH और इस साइड इसके CH3 है, तो अलग अलग टाइप के प्रोटॉन हो गए। तो जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डालेंगे और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इसके प्रोटॉन को फ्लिप होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए CH3 के प्रोटॉन के, क्या CH2 को भी इतनी चाहिए, क्या CH को भी इतनी चाहिए? नहीं, क्योंकि भाई इनका एनवायरमेंट क्या है, अलग, इसको हम लोकल एनवायरमेंट बोल देते हैं। एनवायरमेंट अलग अलग है तो उसको फ्लिप करने के लिए भी क्या चाहिएगी, अलग एनर्जी चाहिएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज कीजिए कोई टीचर है भाई, वो पढ़ाने के लिए आ रहा है 15,000 के अंदर 2 लेक्चर्स, दूसरा कोई टीचर है वही सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन क्या जरूरी है वो भी उसको पढ़ाने के लिए 15,000 में ही आएगा, वो उसके लिए 20,000 रुपये ले सकता है, उसके लिए 25,000 रुपये ले सकता है। और ऐसे ऐसे लेक्चरर्स भी हैं जो 2 ही पीरियड लेते हैं लेकिन लाख लाख रुपए सैलरी लेते हैं। मतलब क्या है भाई, उनका जो क्राइटेरिया वो अलग अलग है। तो सेम यहाँ पर है कि जो एनवायरमेंट है प्रोटॉन का वो अगर अलग है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लिप करवाने के लिए जो फील्ड हम अप्लाई करेंगे वो भी क्या चाहिएगी, अलग चाहिएगी। अब अगर फील्ड अलग है तो उसके लिए जो सिग्नल आएगा, जब वो प्रोटॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फ्लिप होगा तो उसका सिग्नल भी क्या आएगा, अलग आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ओरिजिन ऑफ सिग्नल होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करी जाए पीएमआर सिग्नल कैसे प्राप्त होता है, हम इसको हम फटाफट लिखेंगे। पीएमआर सिग्नल, इसको है ना भाई, आप स्पीड को 1.25 करके देख लीजिए, आपको जल्दी जल्दी से जो है ये थोड़े टाइम में ज़्यादा कवर हो जाएगा, या 1.5 भी कर सकते हो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो बातें। तो पीएमआर सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाई प्लेसिंग सबस्टांस in a certain magnetic field strength of constant strength। याद रखना भी आपको, उस दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उसकी स्ट्रेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी है कि जो स्ट्रेंथ हमारी वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। एंड देन पासिंग, फिर उसके अंदर से हम क्या पास कर देंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी, देन पासिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन बन भी सकता है वैसे तो
कि भाई जब हम किसी का सिग्नल लेते हैं तो उस दौरान फिक्स किसको रखा जाता है और वेरी किसको किया जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको तो कांस्टेंट रखा जाता है और जो फ्रीक्वेंसी उसको क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है। वेरिंग फ्रीक्वेंसी थ्रो सबस्टांस, किसके अंदर से पास करेंगे, उसको सबस्टांस के अंदर से पास करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी मान लिया बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी प्रोटॉन के साथ में। तो क्या होगा, एट ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैच, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन, कि प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसके साथ क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। जनरली अगर बात की जाए भी, इसके लिए जो यूज की जाती है 40, 60 और 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भी कि कितनी जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल मोस्टली किया जाता है। जनरली इसमें से भी अगर मोस्ट कॉमन बोले तो हम 60 मेगाहर्ट्ज बोल देंगे, बाकी 40, 60 और 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये फिर से आ गया भाई, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करते रहना, हमें चेंज करते रहना है। ठीक है, तो व्हेन फ्रीक्वेंसी मैचेस, जैसे ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैच करेगी, मैचेस प्रोटॉन फ्लिप, उसी टाइम पे प्रोटॉन क्या कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। एंड एज इट एब्जॉर्ब एनर्जी, और जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ए सिग्नल इज ऑब्टेन्ड, ए सिग्नल इज ए ऑब्जर्व्ड लिख देंगे, ए सिग्नल इज ए ऑब्जर्व्ड, सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, इस तरह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको क्या बोल देंगे, हमें PMR स्पेक्ट्रम, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम बोल देंगे। क्लियर है। तो इसके लिए अगर हम बात करें ग्राफ की, जो NMR स्पेक्ट्रम आप बनाएंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ पे हम NMR स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक साइड क्या दिखाते हैं भाई, जो इंटेंसिटी उसने एब्जॉर्ब की है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, और नीचे की तरफ हम क्या दिखा देंगे भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जब लेफ्ट से आप राइट जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मतलब इस साइड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, वेरी लो होगी। तो इसको बोला जाता है डाउन फील्ड, या इसको लो फील्ड भी बोल देते हैं, डाउन फील्ड, या इसको क्या बोल देते हैं, लो फील्ड। फिर भी मान लिया किसी पॉइंट पे आकर के एनर्जी मैच होगी और प्रोटॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो यहाँ पे हमें एक सिग्नल प्राप्त हो जाएगा, और फिर इस तरफ वाला क्या हो जाएगा हमारा, हाई फील्ड। ये डाउन फील्ड था ना, इसको हम हाई फील्ड या फिर अप फील्ड भी बोल देते हैं। और ये हमारा हमें क्या मिल गया भाई, यहाँ पर सिग्नल मिल गया। तो इस प्रकार से क्या आता है भाई, हमारा PMR या NMR स्पेक्ट्रम आता है। इसको, ये जो ग्राफ हमने बनाया किसके लिए है, PMR या NMR स्पेक्ट्रम के लिए है। ठीक है, अब जो PMR स्पेक्ट्रम है भाई, वो किसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, हम एक चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया भी, लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जो होती है हमारी डाउन फील्ड होती है, और राइट की तरफ हमारी क्या होती है, आई फील्ड या फिर अप फील्ड होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक दो लाइन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर फटाफट, PMR स्पेक्ट्रम आर रिकॉर्डेड ऑन चार्ट्स, PMR स्पेक्ट्रम आर रिकॉर्डेड ऑन चार्ट्स, उनको किसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे अभी, हमें चार्ट्स के ऊपर, दैट शो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहाँ से कहाँ जाते हैं, जब हमें लेफ्ट से राइट जाते हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट साइड क्या होगा भाई, लेफ्ट साइड शो डाउन फील्ड, जो लेफ्ट साइड हमारी वो किसको दिखाएगी, डाउन फील्ड, या फिर मैंने इसको क्या लिखा था अभी ब्रैकेट में, हम क्या लिख देंगे, लो फील्ड। एंड ए राइट साइड, जो राइट साइड है वो किसको दिखाएगी, हाई फील्ड को, या फिर मैंने क्या लिखा था इसको ब्रैकेट में, अप फील्ड को दिखाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है भाई, PMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं भाई,
अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर सारे के सारे प्रोटॉन क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट के ऊपर एब्जॉर्ब, जैसे यहाँ पे तो मैंने एक सिग्नल दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसके अंदर जो प्रोटॉन थे ना वो सारे एक टाइप के प्रोटॉन थे, एक ही टाइम पर उन्होंने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक सिग्नल दे दिया, यानी ऑल टाइप ऑफ प्रोटॉन सेम थे। लेकिन अगर अलग अलग सिग्नल आते तो इसका मतलब वो हमें क्या बता रहे थे, टाइप ऑफ प्रोटॉन बता रहे थे। तो इसके अंदर हम आगे क्या लिखेंगे, इफ ऑल प्रोटॉन्स इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखेंगे फटाफट, इफ ऑल प्रोटॉन्स, इफ all protons in an organic compound, in an organic compound absorb radiation exactly the same applied field strength, exactly the same applied field strength, कि जितनी फील्ड स्ट्रेंथ हमने अप्लाई किया एग्जैक्टली उसी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब। पीएमआर स्पेक्ट्रम वुड कंसिस्ट ऑफ, पीएमआर स्पेक्ट्रम वुड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सिग्नल, ए सिंगल सिग्नल। देखो भाई ये सिंगल सिग्नल आया, इसका मतलब यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन थे इसके अंदर उन्होंने एग्जैक्टली एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे रीजन फॉर मेनी सिग्नल, कि कुछ कंपाउंड के अंदर आपको क्या मिलते हैं, एक से ज्यादा सिग्नल मिलते हैं या मेनी सिग्नल मिलते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे हमारा रीजन फॉर मेनी सिग्नल, कि हमें बहुत सारे सिग्नल क्यों प्राप्त होते हैं। इसका रीजन मैंने अभी बताया था। अभी इसके अंदर अगर हम बात करें जो फील्ड स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो जो पर्टिकुलर प्रोटॉन है वो फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करता है कब, जब वो लोकल एनवायरनमेंट जो उसके चारों तरफ है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है और दूसरे प्रोटॉन्स की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है कि उसके चारों तरफ जो प्रोटॉन है उनकी प्रेजेंस कितनी है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या होती है इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है, इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ, इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ is the field at which absorption takes place। तो जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, हमें इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे, इफेक्टिव एट विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद ए सेट ऑफ प्रोटॉन्स, ए सेट ऑफ प्रोटॉन्स विद different local environment, with a different local environment from other set of protons, set of a protons will require slight, थोड़ा सा क्या स्लाइटली लिखे हम, स्लाइटली डिफरेंट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। उसके लिए हमने थोड़ी सी जो डिफरेंट है अप्लाई करनी पड़ेगी फील्ड टू फील सेम इफेक्टिव फील्ड, ताकि उसको भी क्या फील होए, सेम इफेक्टिव फील्ड फील होए जो पहले वाले के लिए सिग्नल दे रहा है। फील्ड स्ट्रेंथ एट विच एब्जॉर्प्शन अकर्स, एट विच एब्जॉर्प्शन अकर। अब पहले वाले के लिए अलग फील्ड थी, अलग एनवायरमेंट आ गया तो उसके लिए हमने अलग फील्ड देनी पड़ी। तो इससे क्या हुआ, हेंस एट ए पर्टिकुलर या एट ए गिवन रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन्स विद ए डिफरेंट एनवायरमेंट एब्जॉर्ब एट ए डिफरेंट अप्लाइड फील्ड, एब्जॉर्ब एट ए डिफरेंट अप्लाइड फील्ड। अब वो भाई अलग अलग अप्लाइड फील्ड पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हेंस पीएमआर कंसिस्ट ऑफ मैनी सिग्नल। इसलिए जो पीएमआर हमें प्राप्त होता है उसके अंदर क्या होते हैं, भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का छोटा सा लेक्चर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी और को भी बेनिफिट हो उसके। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू।